तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत उपराष्ट्रपति एवं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं ए. संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, बी. संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सी. राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, डी. राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो इसमें हमारा सही उत्तर भी होगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अगला प्रश्न। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं ए. जनता द्वारा, बी. निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, सी. संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, डी. राज्य विधानमंडलों द्वारा। तो इसमें हमारा सही उत्तर सी होगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है ए. राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, बी. राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, सी. लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव द्वारा, डी. लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। तो इसका सही उत्तर डी होगा, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला लोकसभा के सदस्य, दूसरा राज्यसभा के सदस्य, तीसरा विधानसभाओं के सदस्य, चौथा विधान परिषदों के सदस्य। कूट ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 1 और 3, सी. केवल 1, 2 और 3, डी. 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर ए होगा, केवल 1 और 2, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। दूसरा, राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट कि ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, केवल 1, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा तथा दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। दोनों का ही चुनाव निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अगला प्रश्न। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है तथा जबकि दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है। कारण, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपरोक्त वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? ए, दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का मान्य स्पष्टीकरण है। बी, दोनों ए तथा आर सत्य हैं परंतु आर ए का मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, दोनों ए तथा आर सत्य हैं, आर ए का मान्य स्पष्टीकरण है। आइए व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता होनी चाहिए, जबकि अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ए, राष्ट्रपति, बी, उपराष्ट्रपति, सी, प्रधानमंत्री, डी, लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर बी होगा, उपराष्ट्रपति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ए, राष्ट्रपति, बी, उपराष्ट्रपति, सी, प्रधानमंत्री, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर बी होगा, उपराष्ट्रपति। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा कथन असत्य है? ए, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। डी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन गलत होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय
मतदान द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं हैं? पहला, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। दूसरा, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तीसरा, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। चौथा, उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 तथा 2, बी 2 तथा 3, सी 1 तथा 4, डी 3 तथा 4। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 1 और 4। आइए व्याख्या देखते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। इस प्रकार कथन एक गलत है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिससे लोकसभा सहमत हो से हटाया जा सकता है। इस प्रकार कथन 4 भी गलत है, क्योंकि औपचारिक महाभियोग में विशेष बहुमत की आवश्यकता है। कथन 2 एवं 3 सत्य हैं। इस प्रकार सही उत्तर सी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति, पहला, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। दूसरा, के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है। तीसरा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। चौथा, राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए 1 तथा 2, बी 1 2 तथा 3, सी 1 3 तथा 4, डी सभी चारों। तो इसका सही उत्तर डी होगा, सभी चारों। सभी कथन सत्य हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति से संबद्ध कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। वह राष्ट्रपति के पद त्याग, पदच्युति अथवा मृत्यु की स्थिति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? ए राज्य परिषद के, बी लोकसभा, सी कैबिनेट के, डी मंत्रिपरिषद के। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, राज्य परिषद यानी राज्यसभा के। संविधान के अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिससे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व में उसे दे दी गई हो। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के संबंध में प्रस्तावित किया जा सकता है। ए केवल लोकसभा में, बी संसद के किसी भी सदन में, सी संसद की संयुक्त बैठक में, डी केवल राज्यसभा में। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, केवल राज्यसभा में। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी राज्यसभा, डी मंत्रिपरिषद। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता सभापति उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जी.एस. पाठक, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बी.वी. गिरी, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और के.आर. नारायणन, डी बी.डी. जत्ती और के.आर. नारायणन। तो इसका सही उत्तर बी होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बी.वी. गिरी। आइए व्याख्या देखते हैं। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे। बी.वी. गिरी 1947 से 1951 तक सिलोन यानी श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त पद पर थे। के.आर. नारायणन भी चीन में राजदूत रहे। इस प्रकार सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बी.वी. गिरी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? पहला मोहम्मद हिदायतुल्लाह, दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद, तीसरा नीलम संजीव रेड्डी, चौथा शंकर दयाल शर्मा। तो इसका सही उत्तर, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 1 2 3 और 4, बी केवल 1 और 4, सी केवल 2 और 3, डी केवल 3 और 4। तो इसका सही उत्तर बी होगा, केवल 1 और 4।
मोहम्मद हिदायतुल्लाह वर्ष 1979 से 84 के मध्य तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 87 से 92 के मध्य भारत के उपराष्ट्रपति रहे। फखरुद्दीन अली अहमद तथा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। इन्होंने सीधे भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? पहला, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। बी, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। सी, प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक्य स्वातंत्र्य और व्यक्ति स्वातंत्र्य में सम्मिलित है। डी, जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इसका सही उत्तर डी होगा। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति नहीं थे, क्योंकि प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो 1952 से 62 तक इस पद पर रहे। जाकिर हुसैन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति व्यक्ति के अनुसार थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? ए 10वां, बी 11वां, सी 12वां, डी 13वां। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, 12वां। तो आइए अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं। अगला अध्याय हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद है। तो चलिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। चौथा, यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। कूट: ए मात्र 1, 2 और 4 सही हैं। बी मात्र 1, 2 और 3 सही हैं। सी मात्र 2, 3 और 4 सही हैं। डी 1, 3 और 4 सही हैं। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, मात्र 2, 3 और 4 सही हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 74(1) के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 75(5) के प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति यदि संसद सदस्य नहीं है तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्रिपरिषद में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे सदन की सदस्यता अवश्य लेनी होगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है। बी, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सी, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। तो इसका सही उत्तर डी होगा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। आइए व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 74(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है जिसका लोकसभा में बहुमत है, या ऐसा व्यक्ति जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त कर लेगा। अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री व्यवहार में राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री होता है? ए, निर्वाचित, बी, चयनित, सी, मनोनीत, डी, नियुक्त, ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर डी होगा, नियुक्त। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है? ए, राज्य सरकार का, बी, केंद्रीय सरकार का, सी, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बी होगा, केंद्रीय सरकार का। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। वस्तुतः यह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधान है दायित्वों का? ए, लोकसभा अध्यक्ष का, बी, राज्यसभा के सभापति का, सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, डी, प्रधानमंत्री का। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री का। भारत के संविधान में अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है, जिसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे।
संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो राष्ट्रपति मांगे वह दे, और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार रखें। अगला प्रश्न, कैबिनेट का तात्पर्य है ए शासन के सभी मंत्रीगण, बी कैबिनेट स्तर के मंत्री, सी अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, डी राज्य मंत्रीगण। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, कैबिनेट स्तर के मंत्री। व्याख्या देखते हैं। कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर की मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री व उपमंत्री भी शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल का उल्लेख मात्र अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन में हुआ है। अगला प्रश्न, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं ए मंत्री स्तर के सभी मंत्री, बी केवल कैबिनेट मंत्री, सी कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री, डी कैबिनेट राज्य और उपमंत्री। तो इसका सही उत्तर बी होगा, केवल कैबिनेट मंत्री। अगला प्रश्न, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है ए अनुच्छेद 352 में, बी अनुच्छेद 74 में, सी अनुच्छेद 356 में, डी अनुच्छेद 76 में। तो इसका सही उत्तर ए होगा, अनुच्छेद 352 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से ऐसा संसूचित करे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से उपबंधित है। यहाँ ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एन गोपाल स्वामी आयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। दूसरा, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1977 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही उत्तर होगा बी, केवल 2। आइए व्याख्या देखते हैं। एन गोपाल स्वामी आयंगर समिति संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य थे, जिन्होंने 1950 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार की मशीनरी का पुनर्गठन यानी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्रियों के समूहों, बनाए जाने कार्मिकों की क्षमताओं में सुधार एवं संगठन एवं प्रक्रियाएं, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स प्रभाग की स्थापना की अनुशंसा की थी। अगला, इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने 1969 में भारत सरकार की मशीनरी पर अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत एक पृथक कार्मिक विभाग के गठन की अनुशंसा की। उसके अनुसार 1977 में नए कार्मिक विभाग का गठन कैबिनेट सचिवालय के तहत किया गया, जो कि प्रधानमंत्री के ही प्रभार में होता है। फरवरी 1973 में इसे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के रूप में परिवर्तित किया गया तथा अप्रैल 1977 में इस विभाग को कैबिनेट सचिवालय से हटाकर गृह मंत्रालय के तहत लाया गया। 1985 में इस विभाग को गृह मंत्रालय स्थानांतरित कर प्रधानमंत्री के स्वतंत्र प्रभार के तहत कर दिया गया। मार्च 1985 में इसे कार्मिक प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसका समग्र प्रभार प्रधानमंत्री के तहत होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का सृजन किया जाता है। दूसरा, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर होगा बी, केवल 2। आइए व्याख्या देखते हैं। कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेनाध्यक्ष भी होता है। मंत्रालयों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत सरकार के मंत्रालय विभाग राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को नियुक्त किया जाता है तथा विभागों या मंत्रालयों का आवंटन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अगले प्रश्न देखते हैं। संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी नौकरशाही। इसका सही उत्तर बी होगा, प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत
महत्वपूर्ण होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों को उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से हुई कही जाएंगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए केवल एक। आइए व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 77(1) के तहत भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी तथा अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अगला प्रश्न, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, बी, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, सी, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, डी, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। आइए व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वहाँ बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लोकसभा में ही लाया जाता है। यदि प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे। यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? ए, अनुच्छेद 70, बी, अनुच्छेद 72, सी, अनुच्छेद 74, डी, अनुच्छेद 75। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75(2) में उल्लेख है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अगला प्रश्न, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ए, संसद का सदस्य नहीं, बी, लोकसभा के सदस्य, सी, राज्यसभा का सदस्य, डी, दोनों सदनों का सदस्य। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, लोकसभा सदस्य। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ए, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के भीतर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। बी, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। सी, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। डी, आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों में से आवश्यक रूप से एक का सदस्य हो, यदि नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे किसी भी सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए, 21 वर्ष, बी, 25 वर्ष, सी, 30 वर्ष, डी, 35 वर्ष। संविधान के 75(1) के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। न्यूनतम आयु निर्धारण 25 वर्ष है। वह व्यक्ति संसद सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा होना अनिवार्य है अथवा 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य होना होगा। लोकसभा के सदस्य के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु तथा राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। अतः प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष लोकसभा सदस्य हेतु है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रधानमंत्री को ए, लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, बी, संसद के द्वारा चुना जाता है, सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, डी, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है।
संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित व्यक्ति व संसद सदस्य हो भी सकता है और नहीं भी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, तथा लोकसभा में किसी भी दल के पूर्ण बहुमत न होने पर यह पूरी तरह से राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री ए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। बी इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। सी अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। डी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि सब विवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। तो इसका सही उत्तर सी होगा। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। उसे अपने सहयोगी के रूप में ऐसे व्यक्ति को चुनने का पूर्ण अधिकार है जो उसके साथ मिलकर कार्य करें। इस प्रकार मंत्रियों के चयन में वह स्वविवेक का प्रयोग करता है। वह संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकता है, परंतु उसे 6 माह के अंतर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर उसे 6 माह के पश्चात मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। अनुच्छेद 75(5) में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? ए 1 वर्ष, बी 6 माह, सी 3 माह, डी 1 माह। तो इसका सही उत्तर बी होगा 6 माह। अगला प्रश्न, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। ए 6 माह बाद, बी 1 वर्ष बाद, सी 2 वर्ष बाद, डी 3 वर्ष बाद। तो इसका सही उत्तर ए होगा 6 माह बाद। अगला प्रश्न, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। बी संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। सी मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। डी मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। तो इसका सही उत्तर सी होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित नहीं है। ये व्याख्या देखते हैं। कथन सी गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन यानी लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन राज्यसभा का भी हो सकता है। यहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना होगा। अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? ए मंत्रिमंडल, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर सी होगा, लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, अर्थात प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह है। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। एक लोकसभा, दूसरा एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, तीसरा अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, चौथा अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर भी होगा 1, 2 और 3। आइए व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह एक संवैधानिक बाध्यता है। अनुच्छेद 74(3) संविधान में नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। ए राष्ट्रपति के प्रति, बी प्रधानमंत्री के प्रति, सी अध्यक्ष के प्रति, डी संसद के प्रति। इसका सही उत्तर डी होगा, क्योंकि संसद इसमें नहीं होना चाहिए, लोकसभा होना चाहिए, लेकिन अभीष्टतम उत्तर डी होगा, संसद के प्रति। आइए व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका उत्तर होगा लोकसभा। अगले प्रश्न को देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए प्रधानमंत्री के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, सी राज्यसभा के प्रति, डी लोकसभा के प्रति। तो इसका सही उत्तर डी होगा, लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ए प्रधानमंत्री के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, सी संसद के प्रति, डी केवल लोकसभा के प्रति।
तो इसका सही उत्तर डी होगा, केवल लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। इनमें से ए केवल एक सही है, बी 1, 2 दोनों सही हैं, सी न तो एक न ही 2 सही है, डी केवल 2 सही है। तो इसका सही उत्तर ए होगा, केवल एक सही है, क्योंकि संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद नहीं बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। अगला प्रश्न, कथन ए, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। ए कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। बी कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कथन सही है पर कारण गलत है। डी कथन गलत है पर कारण सही है। तो इसका सही उत्तर डी होगा, कथन गलत है पर कारण सही है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। संविधान के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्री पद धारण करने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। ऐसा नहीं होता है तो भी उसे 6 माह के भीतर सदस्यता प्राप्त करनी होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तीसरा, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। इस उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर होगा बी केवल 2 और 3। पहला कथन गलत है क्योंकि केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। शेष दोनों कथन सही हैं। अनुच्छेद 78 का के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? ए, वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। बी, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। सी, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। डी, अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति के कृत्यों का वहन करें। तो इसका सही उत्तर भी होगा, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन लोकसभा में बहुमत खो दे तो त्यागपत्र दे देता है। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु निम्न सदन के प्रति मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था अनुच्छेद 75(3) के कारण यह परंपरा है कि वह बहुमत खोते ही त्यागपत्र दे देता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर क्या कार्य करती है? ए, न्यायपालिका, बी, विधायिका, सी, चुनाव आयोग, डी, संघ लोक सेवा आयोग। इसका सही उत्तर बी होगा, विधायिका। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। व्याख्या देखते हैं। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? ए, अविश्वास प्रस्ताव, बी, भर्त्सना प्रस्ताव, सी, स्थगन प्रस्ताव, डी, विश्वास प्रस्ताव। इसका सही उत्तर डी होगा, विश्वास प्रस्ताव। आइए व्याख्या देखते हैं। संसद में विश्वास प्रस्ताव यानी मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद लोकसभा में ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। सरकार विश्वास प्रस्ताव संसद लोकसभा में तभी लाती है जब उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है।
विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद अथवा उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है, जबकि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। भर्त्सना प्रस्ताव एवं स्थगन प्रस्ताव भी सामान्यतः विपक्ष द्वारा लाए जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? ए लोकसभा के, बी राज्यसभा के, सी दोनों सदनों के अलग अलग, डी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा लोकसभा के। अगले प्रश्न को देखते हैं। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? ए प्रधानमंत्री, बी स्पीकर, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय, ए उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर भी हो जाएगा स्पीकर। आइए व्याख्या देखते हैं। लोकसभा के प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम 199 के अंतर्गत मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होती है। यदि मंत्री वक्तव्य नहीं देना चाहता है तो स्पीकर के द्वारा उसको अपने त्यागपत्र के विषय के बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह मंत्री की अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ए 30, बी 40, सी 50, डी 60। तो इसका सही उत्तर सी होगा 50। ये व्याख्या देखते हैं। लोकसभा के प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अगला प्रश्न। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। ए 20, बी 30, सी 40, डी 50। तो इसका सही उत्तर डी होगा 50। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अतः अविश्वास प्रस्ताव मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 118(1) के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य के संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। अतः लोकसभा ने अपने नियम 198 में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया है। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में न होकर लोकसभा के नियम 198 में है। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नांकित में से कौन सा एक सही स्थिति नहीं है? ए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, बी राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, सी वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, डी अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वहन करेगी। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने की स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था यानी नई सरकार के गठन होने तक वही मंत्रिपरिषद कार्य करती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना? ए प्रकाश चंद्र सेठी, बी रविशंकर शुक्ला, सी कैलाशनाथ काटजू, डी द्वारकानाथ मिश्रा। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, कैलाशनाथ काटजू। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कैलाशनाथ काटजू नेहरू की कैबिनेट में 1951 में विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए तथा इसी वर्ष वे देश के तीसरे गृह मंत्री बने। 1955 में उन्हें रक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया था। 1957 से 62 के दौरान एमपी के मुख्यमंत्री भी रहे। अगले प्रश्न को देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। ए गुलजारी लाल नंदा, बी जान मथाई, सी कृष्णामाचारी, डी सरोजनी नायडू। तो
तो इसमें कोई स्पष्ट विकल्प नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. खड़मुखम चेट्टी थे, जो कि 15 अगस्त 1947 से 17 अगस्त 1948 तक इस पद पर रहे। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? A. K.M. मुंशी, B. S.P. मुखर्जी, C. बलदेव सिंह, D. B.R. अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर। स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि या कानून मंत्री, जबकि अंतरिम सरकार 1946 में कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत में के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनकी अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था? पहला जगजीवन राम, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा C.H. भाभा, चौथा सरदार बलदेव सिंह। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। A. केवल 1 और 2, B. केवल 3 और 4, C. केवल 1 और 3, D. केवल 3। तो इसका सही उत्तर डी होगा, केवल 3। दिए गए व्यक्तियों के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में पोर्टफोलियो इस प्रकार था: जगजीवन राम श्रम मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री, C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री, सरकार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। इन व्यक्तियों का पुनर्गठित अंतरिम सरकार 1946 में पोर्टफोलियो इस प्रकार था: जगजीवन राम श्रम मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री, C.H. भाभा खान और विद्युत मंत्री, सरकार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। इस प्रकार सही विकल्प डी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे: A. चंद्रशेखर, B. देवगौड़ा, C. I.K. गुजराल, D. A.B. वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर बी होगा, देवगौड़ा। भारत के व्यक्ति के अनुसार 12वें प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को शामिल करके H.D. देवगौड़ा थे। इस संदर्भ में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। पहला देवगौड़ा, दूसरा चंद्रशेखर, तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी, चौथा इंद्र कुमार गुजराल, पांचवा बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इसमें हमारा पहले में तीसरा हो जाएगा। देवगौड़ा 1990 से 1991 तक प्रधानमंत्री रहे। दूसरे में पांचवा हो जाएगा। चंद्रशेखर 1997 से 1998 तक प्रधानमंत्री रहे। तीसरे में दूसरा हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। H.D. देवगौड़ा 1996 से 1997 तक, चंद्रशेखर 1990 से 91 तक, अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 2004 तक, इंद्र कुमार गुजराल 97 से 98 तक, विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 से 90 तक। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा गुलजारी लाल नंदा, चौथा अटल बिहारी वाजपेयी। दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। A 1 और 2, B 1 और 3, C 1, 2 और 4, D उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर डी होगा, उपर्युक्त सभी। दिए गए व्यक्तियों में से सभी एक बार से अधिक प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, जबकि गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक से अधिक बार समयांतर के बाद सुशोभित किया? पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा गुलजारी लाल नंदा, चौथा इंदिरा गांधी, पांचवा अटल बिहारी वाजपेयी। अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट A 1, 2 और 3, B 1, 3 और 4, C 3, 4 और 5, D 1, 2, 4 और 5। तो इसका सही उत्तर C होगा, 3, 4 और 5। व्याख्या देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में समयांतराल नहीं था। गुलजारी लाल नंदा पहली बार 27 मई 1964 से जून 1964 तक, दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक 2 समयांतरालों में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए। इंदिरा गांधी 1966 एवं 1980 में और अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में और दूसरी बार 1998 में 2 समयांतरालों में भारत के प्रधानमंत्री हुए। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? A जवाहरलाल नेहरू, B मोरारजी देसाई, C लाल बहादुर शास्त्री, D चौधरी चरण सिंह।
तो इसका सही उत्तर सी होगा, लाल बहादुर शास्त्री। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर ताशकंद, वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी में 11 जनवरी 1966 को हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों और उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, एचडी देवगौड़ा, चरण सिंह, नरेंद्र मोदी। पीवी नरसिम्हा राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, ए में दूसरा हो जाएगा। मोरारजी देसाई बम्बई के मुख्यमंत्री रहे थे। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। चौधरी चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के, और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे प्रधानमंत्री बनने के पूर्व। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री के बनने के पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। ए एचडी देवगौड़ा, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी चंद्रशेखर, डी मोरारजी देसाई। तो इसका सही उत्तर सी होगा, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, जबकि एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के और चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। ए मोरारजी देसाई, बी चरण सिंह, सी पीवी नरसिम्हा राव, डी चंद्रशेखर। तो इसका सही उत्तर डी होगा, चंद्रशेखर। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। ए देवगौड़ा, बी आई के गुजराल, सी चंद्रशेखर, डी मनमोहन सिंह। तो इसका सही उत्तर सी होगा, चंद्रशेखर। देवगौड़ा, आई के गुजराल, मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्य थे, जबकि चंद्रशेखर भारत के जब प्रधानमंत्री थे तो वो बलिया लोकसभा से सांसद थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ। ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी बीपी सिंह, सी चंद्रशेखर, डी चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही उत्तर डी होगा, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वह पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे। ए पहला बीपी सिंह, दूसरा आर वेंकट रमन, तीसरा वाई चौहान, चौथा प्रणब मुखर्जी। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 3 और 4, सी 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर डी होगा, 1, 2, 3 और 4। सभी व्यक्ति भारत के संघीय वित्त मंत्री रह चुके हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री। ए राजीव गांधी द्वारा, बी बीपी सिंह द्वारा, सी नरसिम्हा राव द्वारा, डी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। तो इसका सही उत्तर सी होगा, नरसिम्हा राव द्वारा। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण तथा बाजारीकरण की नीति अपनाई गई। अगले प्रश्न को देखते हैं। मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए भारत के पूर्व वित्त मंत्री, बी भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, सी वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि। तो इसका सही उत्तर सी होगा, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं। वे वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये पंजाब से लोकसभा के सदस्य हैं, बी पंजाब से राज्यसभा सदस्य हैं, सी राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं, डी असम से राज्यसभा के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2004 से 14 तक प्रधानमंत्री रहे। वह असम राज्य से सर्वप्रथम 1991 राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। इसके पश्चात वे लगातार असम से ही 96, 2001, 2007, 2013 में राज्यसभा के सदस्य बने। वर्तमान में 2019 से वे राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। कथन, मंत्री नीति बनाते हैं और
लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। कारण, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। बी कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कथन सही है पर कारण गलत है। डी कथन गलत है पर कारण सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर बी होगा, कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आइए व्याख्या देखते हैं। मंत्रियों के उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। कारण, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु किंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आइए व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री के पद एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन का उल्लेख नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्वों का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। अगले प्रश्न को देखते हैं। उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन ए मूल संविधान के अंतर्गत हुआ, बी संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, सी 44वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ, डी 50वें संशोधन के द्वारा हुआ। तो इसका सही उत्तर बी होगा, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। दूसरा, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ना ही एक ना ही दो, क्योंकि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष नहीं होता। पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। आइए व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। दूसरा, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें सही उत्तर डी होगा, ना तो एक ना ही दो। आइए व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रीगण संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार नियुक्ति मंत्री किसी भी सदन के सदस्य न होने पर 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, अन्यथा समयावधि बीत जाने पर वह मंत्री नहीं रह सकता। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सेवा सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कैबिनेट समितियों से संबंधित लिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन 1, संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। कथन 2, कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती हैं। कथन 3, यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों तो यह आवश्यक नहीं कि वह समिति के अध्यक्ष हों। कथन 4, संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। एक, सभी कथन सही हैं। बी, कथन 1, 2, 3 सही है जबकि कथन 4 गलत है। सी, कथन 2, 3 एवं 4 सही हैं लेकिन कथन 1 गलत है। डी, कथन 1, 2 सही है तथा कथन 3 और 4 गलत है। तो इसका सही उत्तर डी होगा, कथन 1, 2 सही है और कथन 3 और 4 गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है।
ये संविधान इतर निकाय हैं। कार्य संचालन नियमों के तहत इनका गठन प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरतों एवं परिस्थितियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। कैबिनेट समिति का सदस्य प्रधानमंत्री के न होने पर उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। कोई अन्य मंत्री कैबिनेट समिति का अध्यक्ष तभी होता है यदि प्रधानमंत्री उस समिति में शामिल न हो। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति के प्रधानमंत्री सदस्य नहीं होते हैं और इसकी अध्यक्षता वर्तमान में जून 2019 में हुए पुनर्गठन के तहत रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? ए भारत का महान्यायवादी, बी मंत्रिमंडल सचिव, सी गृह सचिव, डी वित्त सचिव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, कैबिनेट सचिव। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ए 90वां संशोधन, बी 91वां संशोधन, सी 92वां, डी 93वां। तो इसका सही उत्तर बी होगा, 91वां संशोधन। व्याख्या देखते हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में खंड 1 का जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% की सीमा तक निर्धारित की गई? ए 95 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा, बी 93वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा, सी 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा, डी 90वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। दूसरा, वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक न ही दो। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, केवल एक। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की कुल संख्या 51 है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? ए हरित पत्र, बी श्वेत पत्र, सी पीत पुस्तिका, डी नीली पुस्तिका। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, श्वेत पत्र। भारत में सरकार द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र के रूप में जारी किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ए गोपालस्वामी अयंगर, बी के एम मुंशी, सी टी टी कृष्णामाचारी, डी बी सी राय। तो इसका सही उत्तर ए होगा, एन गोपालस्वामी अयंगर। एन गोपालस्वामी अयंगर ने वर्ष 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, जिसमें अनुशंसा की थी कि ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज के रूप में आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के लिए उत्तरदायी मंत्रालयों के नए समूह की स्थापना की जानी चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा या कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? पहला, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना। दूसरा, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता। तीसरा, मंत्रिमंडल को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल एक, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, केवल 1 और 2। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 में मंत्रिमंडल सचिवालय को नियमों की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया है। इस सचिवालय को आवंटित विषय हैं मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडल समितियों को सचिवीय सहायता। दूसरा, कार्य के नियम। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सचिवीय सहायता में शामिल है। पहला, प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित करना। दूसरा, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची यानी एजेंडा तैयार और वितरित करना। कार्यसूची से संबंधित दस्तावेजों का वितरण करना। किए गए विचार विमर्श का रिकॉर्ड तैयार करना।
प्रधानमंत्री की अनुमति प्राप्त होने के बाद रिकॉर्ड का वितरण, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी। अगले प्रश्न को देखते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के उपराष्ट्रपति, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एवं टेक्नोलॉजी। तो इसका सही उत्तर सी होगा, भारत के प्रधानमंत्री। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ए गृह मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर बी होगा, प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न को देखते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? ए 1951, बी 1952, सी 1957, डी 1962। तो इसका सही उत्तर ए होगा, 1951। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद वर्ष 1951 में सृजित किया गया। संसदीय सचिव एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है। इनकी नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। इनका कार्य कैबिनेट मंत्रियों एवं प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? जे.एल. नेहरू शांतिवन, एल.बी. शास्त्री विजय घाट, सी इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, डी राजीव गांधी कर्मभूमि। तो इसका सही उत्तर डी होगा, राजीव गांधी कर्मभूमि से सुमेलित नहीं है। राजीव गांधी की समाधि स्थल वीरभूमि है। कर्मभूमि समाधि स्थल भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी चौधरी चरण सिंह, डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही उत्तर बी होगा, जय जवान जय किसान का नारा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1965 में दिया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।